नमस्कार, आप देख रहे हैं एपीएन और ये समय है हमारे खास कार्यक्रम लोकतंत्र का। आपके साथ मैं हूं घनश्याम उपाध्याय। लोकतंत्र में आज बात करेंगे कोविड काल में अनाथ हुए बच्चों के संरक्षण की। एनसीपीसीआर यानी नेशनल कमीशन फॉर चाइल्ड राइट की ओर से सुप्रीम कोर्ट में जो शपथ पत्र दाखिल किया गया उसके मुताबिक पिछले साल 1 अप्रैल से 5 जून के बीच देश में 3621 बच्चे कोरोना की वजह से अनाथ हो गए, जबकि 26,176 बच्चों ने अपने माता पिता में से किसी एक को खो दिया। 274 बच्चों को छोड़ दिया गया। ऐसे हालात में कुछ लोग मौके का फायदा उठाना चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कोविड-19 के कारण अनाथ हुए बच्चों को अवैध रूप से गोद लेने पर चिंता जाहिर करते हुए राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों को अवैध रूप से गोद लेने में लिप्त गैर सरकारी संगठनों के खिलाफ कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। पीठ ने कहा है कि किसी भी एनजीओ को प्रभावित बच्चों की पहचान बताकर और उन्हें गोद लेने के लिए इच्छुक व्यक्तियों को आमंत्रित करके उनके नाम पर धन इकट्ठा करने से रोका जाए। एनसीपीसीआर की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल के.एम. नटराज ने कहा कि कुछ बेईमान संगठन और व्यक्ति अवैध रूप से गोद लेने में लिप्त हैं और धन की मांग के लिए सार्वजनिक विज्ञापन प्रकाशित कर रहे हैं। एडवोकेट शोभा गुप्ता ने भी एक संस्था वी द विमेन ऑफ इंडिया की ओर से स्वतः संज्ञान लेते हुए एक आवेदन दायर किया, जिसमें लोगों को अनाथ बच्चों को गोद लेने के लिए आमंत्रित करने वाले सार्वजनिक विज्ञापनों और सोशल मीडिया पोस्ट को कोर्ट में संज्ञान में लाया गया। वहीं कोविड से अनाथ हुए बच्चों को पीएम केयर्स फंड से रिलीफ देने के बारे में क्या प्रारूप होगा, इस पर काम करने के लिए केंद्र सरकार ने और वक्त मांगा है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को वक्त देते हुए कहा है कि वो बताए कि इसे कैसे लागू किया जाएगा। सवाल यह है कि अनाथ बच्चों का संरक्षण कैसे हो, अनाथ बच्चों के नाम पे धन जुटाने वाले पर शिकंजा कैसे कसा जाए, केंद्र और राज्य सरकारों को किस तरह की योजना बनाने की जरूरत है, कानूनी रूप से अनाथ बच्चों को उनका पालन पोषण कैसे सुनिश्चित हो, अभी गोद लेने का क्या तरीका है, कई ऐसे और सवाल है जिनका जवाब आज हम ढूंढने की कोशिश करेंगे। शुरुआत करते हैं इस रिपोर्ट के साथ। सुप्रीम कोर्ट ने कोविड-19 के कारण अनाथ हुए बच्चों को अवैध रूप से गोद लेने पर चिंता व्यक्त करते हुए राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों को अवैध रूप से गोद लेने में लिप्त गैर सरकारी संगठनों के खिलाफ कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। पीठ ने कहा है कि राज्य सरकारों, केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देशित किया जाता है कि किसी भी एनजीओ को प्रभावित बच्चों की पहचान बताकर और उन्हें गोद लेने के लिए इच्छुक व्यक्तियों को आमंत्रित करके उनके नाम पर धन इकट्ठा करने से रोका जाए। न्यायमूर्ति एल नागेश्वर राव और न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस की पीठ ने स्वतः संज्ञान मामले में यह आदेश दिया, जिससे अदालत ने कोविड-19 से प्रभावित बच्चों की समस्याओं से निपटने के लिए शुरू किया था। नेशनल काउंसिल फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल के.एम. नटराज ने अदालत के समक्ष प्रस्तुत किया कि कुछ बेईमान संगठन और व्यक्ति अवैध रूप से गोद लेने में लिप्त हैं और धन की मांग के लिए सार्वजनिक विज्ञापन प्रकाशित कर रहे हैं। एडवोकेट शोभा गुप्ता ने एक संस्था वी द विमेन ऑफ इंडिया की ओर से स्वतः संज्ञान लेते हुए एक आवेदन दायर किया, जिसमें लोगों को अनाथ बच्चों को गोद लेने के लिए आमंत्रित करने वाले सार्वजनिक विज्ञापनों और सोशल मीडिया पोस्ट को कोर्ट के संज्ञान में लाया गया। याचिकाकर्ता ने प्रस्तुत किया कि उनमें से अधिकांश नकली हैं और किसी भी स्थिति में केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण CARA की भागीदारी के बिना किसी को भी गोद लेने की अनुमति नहीं है। उन्होंने सोशल मीडिया में इस तरह के पोस्ट के प्रसार को रोकने के लिए राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015 की धारा 108 के तहत तत्काल कार्रवाई की आवश्यकता पर जोर दिया और ऐसे पोस्ट के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। याचिकाकर्ता ने कहा कि प्रभावित बच्चों के हित में चल रही योजनाओं का व्यापक प्रचार प्रसार किया जाए। पीठ ने कहा कि हम प्रभावित बच्चों के अवैध गोद लेने के बारे में अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल और एडवोकेट शोभा गुप्ता की चिंता को साझा करते हैं। किशोर न्याय अधिनियम एवं कल्याणकारी योजनाओं के प्रावधानों का व्यापक प्रचार प्रसार करें। कोर्ट ने ये देखते हुए कि अधिकांश आबादी किशोर न्याय अधिनियम 2015 के प्रावधानों और अधिनियम के तहत घोषित कल्याणकारी योजनाओं से अवगत नहीं है, इसलिए केंद्र और राज्य सरकारों को इसका व्यापक प्रचार करने का निर्देश दिया। ब्यूरो रिपोर्ट।
तो आज इसी विषय पर विस्तार से चर्चा करेंगे। मेरे साथ बेहद खास मेहमानों का खास पैनल जुट रहा है। परिचय मैं आपका करा दूं। मेरे साथ शोभा गुप्ता हैं, अधिवक्ता हैं सुप्रीम कोर्ट में। मेरे साथ ज्योतिका कालरा हैं, मेंबर हैं एनएचआरसी में। रीता सिंह मेरे साथ जुड़ रही हैं, मेंबर चाइल्ड वेलफेयर कमेटी से हैं। वेद भूषण साहब जुड़ रहे हैं, एक्स आईपीएस ऑफिसर हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। चर्चा की शुरुआत सबसे पहले ज्योतिका कालरा आप ही से करना चाहूंगा। कैसे असल में जो अवैध पैसे के लिए गोद लेने का बच्चों का सिलसिला है, इसको रोकने की कितनी बड़ी जरूरत आपको समझ में आती है और कैसे इसे रोका जा सकता है? असल में सबसे पहले जो प्रिवेंटिव मेजर्स हैं वो अवेयरनेस है कि लोग अभी भी, जैसे हम खुद देखते होंगे या शोभा ने भी ऐसा देखा होगा कि अमूमन व्हाट्सएप में ये सब शेयर हो रहा था कि एक दया के तहत ये बच्चे अनाथ हो गए हैं, इनको कौन लेना चाहता है। ये बहुत कॉमनली शेयर हो रहा था। अब जानकारी ही नहीं है शायद उनको कि इस प्रकार आप बच्चों की जो पहचान है उसको सबके बीच में साझा करके आप ऐसे बांट सकते हैं। तो उस इग्नोरेंस में वो उन सब मैसेजेस को शेयर कर रहे थे। तो पहले तो सबसे बड़ी आवश्यकता है कि इसके बारे में अवेयरनेस, इसके बारे में जनता को जागरूकता, जानकारी कि कोई अनाथ बच्चा है तो किसी व्यक्ति विशेष का कोई अधिकार नहीं है कि उसका नाम, उसकी उम्र, उसका फोन नंबर भी किसी कॉन्टैक्ट का देके व्हाट्सएप पे शेयर कर दें कि आप इसको शेयर कीजिए और जल्दी से जल्दी इसको जो गोद लेना चाहता है उस तक पहुंचे। तो पहला जो दायित्व है, और वो हम सरकार, वो दायित्व कोई जनता के ऊपर या ये एनजीओ के ऊपर नहीं होता, ये दायित्व किसी भी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के ऊपर है कि उस बच्चे की जो प्राइवेसी है, उसकी जो गोपनीयता है, उसको सुरक्षित रखा जाए। और जो भी इस प्रकार, जो अगर मान लीजिए उनके कोई इंटेंशंस गलत भी नहीं हो सकती, हो सकता है कि उनकी इंटेंशंस ठीक भी हो, पर क्योंकि उनको जानकारी का अभाव है तो जो मैसेजेस को सर्कुलेट कर रहे हैं तो उसके बारे में बड़े स्तर पर जानकारी हो, रेडियो में, टीवी में आप एडवर्टाइजमेंट करें। इस प्रकार से अगर कोई बच्चा अनाथ है और उसको कोई देखने वाला नहीं है तो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट इस समस्या के साथ क्या प्रावधान करता है, इस समस्या के लिए कानून है और उन कानूनों के तहत इन बच्चों की सुरक्षा सरकार की जिम्मेदारी है। और वो सब जो भी कार्य करने चाहिए उनकी पूरे स्तर पर जानकारी सब तक पहुंचे, ये पहला कदम है। उसके बाद हम आगे बात करेंगे। सबसे पहले ये होना चाहिए कि हर डिस्ट्रिक्ट में जिम्मेदारी नियुक्त की जाए कि किस प्रकार से लोगों तक ये जानकारी पहुंचे, और इसी जानकारी पहुंचने के अंतर्गत ये भी जानकारी प्राप्त की जाए कि कौन कौन से ऐसे बच्चे हैं जिनको की सुरक्षा की आवश्यकता है, जो कि जिनके माता पिता नहीं है, उनका कोई देखभाल करने वाला नहीं है। ठीक है, तो आप कह रही हैं एक प्रॉपर डेटा इकट्ठा करने की जरूरत है और उसके साथ गोपनीयता को भी बरकरार रखना है। आप रहिए मैम मेरे साथ, शोभा जी भी मेरे साथ हैं। शोभा जी, अवैध रूप से गोद लेने का मामला आपकी नजर में, आपकी निगाह में कितना गंभीर है, कितना सेंसिटिव है मैम, और क्यों ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया? फैक्ट है कि कोविड की वजह से काफी बहुत बच्चे पेरेंट्स लूज कर रहे थे, तो सिंगल पेरेंट लूज कर रहे हो चाहे वो बोथ पेरेंट्स लूज कर। अब ये भी जरूरी नहीं है कि जो भी बच्चे पेरेंट लूज कर रहे हैं उनके पास कोई फैमिली नहीं बची है उनकी केयर करने के लिए, बट जिन बच्चों को एक्चुअली फैमिली नहीं बची है और उनको केयर एंड प्रोटेक्शन चाहिए गवर्नमेंट के थ्रू, और अगर पब्लिकली इंडिविजुअल्स, आप, मैं या कोई भी व्यक्ति शुरू कर दे एक प्रोसेस, कोई एनजीओ प्रोसेस शुरू कर दे, असर्टेन कैसे करेंगे कि वो बच्चे के साथ ट्रैफिकिंग नहीं होने वाली या वो किसी और पर्पस के लिए ये प्रोसेस, ये बहुत, देखिए आप जब भी किसी बात की चिंता करते हैं तो किस लिए करते हैं कि सही के अलावा क्या गलत पॉसिबल है। और इसमें बहुत बड़ा चिंता ये कि बच्चे चाइल्ड ट्रैफिकिंग ट्रैप तो नहीं हो जाएंगे। आपके पास ओपनली कोई भी व्यक्ति आ रहा है कि मेरे पास 2 साल का बच्चा है, 6 महीने का बच्चा है, आप जिस किसी को भी अडॉप्ट करना है आप अडॉप्ट कर लीजिए। हेवीली सर्कुलेट हो रहे थे पोस्ट सोशल मीडिया में, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप्स में। इनफैक्ट हम लोग वी द वुमेन ऑफ इंडिया में एक 200 मेंबर्स का ग्रुप है, हमारे पास ये सर्कुलेट हो रहे थे। और बीइंग अ लॉयर मेरे को ये लीगल है, मैंने
ग्रुप्स में सर्कुलेट किया कि इलीगल है, पर लोगों ने तो एक्चुअली रिक्वायरमेंट भेजनी शुरू कर दी कि हम अडॉप्ट करना चाहते हैं, हमको एक्सेस करना है। मैंने किसी पुलिस पर्सन से बात करी, मैंने कुछ और ये कारा के अंदर जो एजेंसीज है यहाँ बात करी, उन्होंने कहा मैम हमने वेरीफाई कराया है कि पोस्ट इलीगल है सारे, ना केवल इलीगल है, फेक। बट आप एक ट्रैप तो तैयार होना था ना, कि मैं अगर एक इंटरेस्टेड पेरेंट हूँ, मैं भी कुछ पे करूँ, मैं इन्वॉल्व हो रहा हूँ इसमें, बच्चा पता नहीं किस हाथों में जा रहा है, किस इरादे से जा रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि लीगल नहीं है ना, आप मान लीजिए इरादा पूरा सही है, पर आपकी लॉ पर नहीं करती है किसी भी प्राइवेट एजेंसी को पार्टिसिपेट करने के लिए अडॉप्शन में। अडॉप्शन केवल और केवल पॉसिबल है धारा थ्रू अंडर द जुवेनाइल जस्टिस एक्ट, नोबडी एल्स कैन डू दैट। और इसलिए जरूरी है कि उसको रोका जाए, ऐसे सारे पोस्ट हटाए जाए, क्योंकि हर व्यक्ति लॉ से अवेयर नहीं है। हर किसी को ये नहीं पता चल जाएगा कि लीगल है और हमें नहीं ट्रैप में आना है जी। और इसीलिए खुद तक जाना जरूरी था, क्योंकि ऑल ओवर इंडिया का प्रॉब्लम जाना जरूरी था। एक अगर ऑर्डर आता है, और देखिए आगे से ये हुआ ना, अवेयरनेस बढ़ी। ठीक मैम, सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर है, पर इतना प्रॉपरली इसमें स्प्रेड हुआ है ये न्यूज कि लोगों को पता चल रहा है कि ठीक है। रीता जी भी हमारे साथ हैं। रीता जी, असल में भारत में गोद लेने की प्रक्रिया असल में है क्या? गोद लेने की इच्छा जिस दंपत्ति की है, जिस शख्स की है, अगर वो बच्चे को गोद लेना चाहता है तो उसे किस तरह की प्रक्रिया से दो चार होना पड़ेगा, थोड़ा उसके बारे में जानकारी दें मैम। सबसे पहले जो भी पेरेंट्स हैं जिनको गोद लेना है, वो लोग सबसे पहले सिस्टम में इनको आना पड़ेगा। ऑलरेडी हर एक स्टेट में जो बनी हुई है स्पेशल एडॉप्शन एजेंसी, वहां पर जाकर वो अपना सब सारा प्रोसेस देख सकते हैं और उस प्रोसेस में उनको पता चलेगा कि हमें किस तरह से अपनी एप्लीकेशन फाइल करनी है। एप्लीकेशन में हमारे जो है क्या क्राइटेरिया है जिसको हमें फुलफिल करना है, और उसके बाद ये जो पहले हर एक स्टेट का एक अलग सिस्टम होता था, लेकिन जब से कारा ने जो है सेंट्रलाइज कर दिया है, तो जो भी एडॉप्शन एजेंसी की एप्लीकेशन है वो सारा कारा पे जो है वो अपलोड हो जाता है। और पेरेंट्स जो है वो क्यों पे होते हैं, उनको जो है एक पेशेंस बनाए रखना होगा। जब उनका क्राइटेरिया फुलफिल हो जाता है तो उनको जो भी बच्चा उनके सीरियल पे होता है वो बच्चों को उनके साथ लिंक किया जाता है। तो एटलीस्ट वो ये टाइम है 1 2 साल 3 साल, तो लोगों के अंदर जो है वो एबिलिटी कि जो है बच्चा, क्योंकि इंडिया की एक मेंटालिटी कि हमें बच्चा 2 साल से छोटा चाहिए, 2 साल से बड़ा बच्चा जो है नहीं कर पाएगा, जो अपब्रिंगिंग है वो नहीं हो पाएगी। और इस अगर हम देखें तो नंबर्स इतने नहीं है। स्पेशल एडॉप्शन अगर आप नंबर पे अगर तो किसी के पास 50 बच्चे हैं, किसी के पास 60 हैं, किसी के पास 30 हैं, लेकिन जब पेरेंट्स तो बहुत लंबा। तो एटलीस्ट उनको जो भी एजेंसी करती है, जैसे कि कहा गुप्ता जी ने भी कि हमें एक अवेयरनेस सिस्टम बहुत ध्यान देना है। जैसे कि जो भी बच्चे हैं, ये जो कि भाई ये बच्चा है जिसको गोद लेना है हम करें, लेकिन मोबाइल नंबर से करते हैं तो वो मोबाइल नंबर अवेलेबल नहीं होता, कोई रिस्पॉन्स नहीं कर सकता, और के चक्कर में अलग अलग चीजों को इंक्लूड करते हैं जिनसे जो ढंग से अप्लाई कर पाती है। तो एटलीस्ट फिर जो है कि साइबर जाकर इन आउट करना, लेकिन कहीं ना कहीं ये आइडिया है कि बच्चे अगर ऑर्फन हुए हैं कहीं ना कहीं ये परंपरा है जिसको हम लोग अवैध। ठीक है मैम। वेद भूषण जी भी हमारे साथ हैं, एक्स आईपीएस ऑफिसर है। वेद सर, असल में अवैध रूप से गोद लेने में लिप्त गैर सरकारी संगठनों के खिलाफ कार्रवाई करने का जो निर्देश दिया गया है, सर ये आप कैसे देखते हैं और ये पॉसिबल कैसे होगा, व्यवहारिक कैसे है और संभव कैसे हो पाएगा, और किन कानूनों के तहत, कौन से ऐसे लॉज है सर जिसके तहत एक्शन लिया जा सकता है? घनश्याम जी देखिए, पालना और मदर टेरेसा एक ऐसी संस्थाएं थी जो
बेदाग मानी जाती थी कि वो बच्चों के जो ऑर्फेन बच्चे हैं उनके अडॉप्शन के लिए उनको तैयार किया गया था। परंतु उसमें भी बड़े एलिगेशन लगे कि फॉरेनर्स बच्चों को आके अडॉप्ट करके चले जाते हैं। इसलिए सेंट्रल एडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी बनाई गई थी कि जो केवल एक नोडल एजेंसी का काम करेगी, जिसकी गाइडलाइंस के तहत ही कोई भी बच्चे की अडॉप्शन हो सकती है। अब ये जो कोविड के दौरान जो 9,000 से ऊपर ज्यादा बच्चे खासतौर से वेस्ट बंगाल, उड़ीसा के अंदर हुए हैं, यूपी के अंदर हुए हैं, कैसे उनकी देखभाल की जाए जिससे वेल नरिश हो सके, देश के सम्मानित नागरिक बन सके। इसी के तहत जो गाइडलाइंस थी, आपको याद होगा यूपी ने अभी डिसाइड किया, यूपी गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया कि 1,500 रुपए पर बच्चा वो लोग देंगे और उस बच्चे की उम्र जब तक 18 साल नहीं हो जाएगी। नंबर 2, जब जिस स्कूल में पढ़ रहा है उस स्कूल में उसकी एजुकेशन कंटिन्यू की जाएगी, चाहे वो सेंट्रल स्कूल में पढ़ रहा है या किसी और दूसरे स्कूल में पढ़ रहा है। तो ये स्टेट गवर्नमेंट की, और जैसे बताया गया था डीएम की जिम्मेदारी है। अब कौन अडॉप्शन करेगा उसके लिए भी गाइडलाइंस है। जो अडॉप्ट करने वाला है वो कारा देखेगी, सेंट्रल एडॉप्शन दो देखेगी कि वो आदमी जो अडॉप्ट कर रहा है क्या वो इस काबिल है कि बच्चे को केयर कर सकता है, वो फिजिकली मजबूत है, साउंड है, फाइनेंशियली वो बच्चे को सस्टेन कर सकता है, मेंटली और इमोशनली वो आदमी फिट है। उसके अलावा फीमेल, कोई भी मेल फीमेल को अडॉप्ट नहीं कर सकता, बिल्कुल क्लियर प्रोविजन है। परंतु जो अभी सुप्रीम कोर्ट के अंदर याचिका थी जिसमें बहुत सारी गाइडलाइंस, एक ऑब्जर्वेशन सुप्रीम कोर्ट की ऑर्डर थी, उसमें बहुत सारी चीजें निकल के आई हैं जिसके बारे में तमाम स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट को दिशा निर्देश दिए गए। उसमें यह भी प्रोविजन था कि 3 बच्चों से ऊपर कोई अडॉप्शन नहीं हो सकता, रेयरेस्ट बहुत के केस, डिमांडिंग केस उसमें हो सकता है, स्पेशल परमिशन उसमें लेने का प्रोविजन है। वेद जी मैं आपको रोक रहा हूं सर, एक चीज समझना चाहता हूं सर, जो लोग असल में अनाथ बच्चों के नाम पे गोरख धंधा कर रहे हैं, चाहे वो एनजीओज हो चाहे कुछ लोगों का संगठन हो जो पैसे जुटाने का खेल खेल रहे हैं, सर उन पे किन कानूनों के तहत कार्रवाई होगी सर, कैसे एक्शन लिया जाएगा? बिल्कुल, उन पर उनकी नाक में नकेल डालने के लिए बहुत सारे कानून है, कानून की कोई कमी नहीं है। जुवेनाइल जस्टिस एक्ट है और एडॉप्शन से रिलेटेड जितने भी कानून है वो तमाम उनके ऊपर एप्लीकेबल है और उसके वो गुनहगार हैं, उनके खिलाफ एक्शन हो सकता है। कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट हाईएस्ट कोर्ट है हिंदुस्तान का, जिनकी जो जजमेंट्स है, ऑब्जर्वेशन है, वो तमाम को बातें हैं, उसमें कोई भी ढिलाई नहीं दी जा सकती। तो लॉज में कोई कमी नहीं है, कोई एम्बिग्युइटी नहीं है, केवल एक इच्छा शक्ति चाहिए कि जो 9,000 बच्चे कोविड के मारे हुए हैं, बिल्कुल कुदरत के मारे हुए बच्चे हैं, यदि हम इनको प्रोटेक्ट नहीं कर पाए तो ये हमारा सारा सिस्टम बेकार है। हम बड़ी बड़ी बातें करें और सारे सिस्टम को प्रॉपर ढंग से ना लागू किया जाए तो ये हम सबके लिए शर्म की बात होगी। इन बच्चों की जिम्मेदारी पूरे देश की है। जो हम चैनल पर बैठे हुए हैं, आपकी भी जिम्मेदारी है, तमाम मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ धर्म, कास्ट, ये हम सब की जिम्मेदारी है इन बच्चों की परवरिश हो। ये छोटी छोटी बच्चियां हैं, कहीं मिसयूज ना हो इन बच्चियों का, कहीं किसी प्रोस्टिट्यूशन में या किसी धंधे में ना लगा दिया जाए। छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको नौकर के रूप में ना इस्तेमाल करा जाए घरों में। ये सब चीजों की जिम्मेदारी, इसीलिए सेंटर एडॉप्शन जो एक तरीका बनाया गया था जिसके माध्यम से बच्चों को लिया जा सकता है। जो ये कुपरमत्तों की तरह जो एनजीओज हैं या जो लोग पर्सनल लेवल पर इन बच्चों को अडॉप्ट कर रहे हैं, ये इलीगल है, इनके खिलाफ सख्त एक्शन की जरूरत है और उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट के इंटरवेंशन के बाद में इसमें जरूर एक्शन सरकारें लेंगी। ठीक है सर, तो अहम कार्रवाई की उम्मीद की जा रही है, एक भरोसा कम से कम न्यायपालिका की तरफ से मिलता हुआ नजर आ रहा है इस तरह के मसलों में। तो थोड़ा शब्दों को बहुत एग्रेसिवली बोल रहे हैं, अवैध गोद लेने के धंधे को कैसे ले रहा है जी, क्योंकि आयोग की अगर भूमिका है तो एक अलग प्रकार की भूमिका है जी, वो जो कुछ भी होता है उसको ऑब्जर्व करता है और डायरेक्शंस देता है। और जो कानून व्यवस्था से जो आप अभी पीछे वेद भूषण से सवाल पूछ रहे थे जी, कि किस अपराध की श्रेणी में आता है, तो अपराध की श्रेणी में जुवेनाइल जस्टिस में भी 31, 32 में अगर इन्फॉर्मेशन भी आप नहीं देते, आपको जानकारी है कि एक बच्चा नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन, नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन, तो वो जानकारी ना देना भी अपने आप में एक अपराध की श्रेणी में आता है और उस सबका संज्ञान लेना पुलिस की जिम्मेदारी रहती है। एनएचआरसी की भूमिका है चीजों को देखना और अपनी सलाह देना कि किस किस प्रकार से इसको किया जाना चाहिए। तो मैम क्या इस पूरे मसले को अवैध गोद लेने का धंधा ना बोला जाए मैम? हाँ, मैं इसको मसले को, ये बच्चा, ये मसला है, ये बेसिकली उन बच्चों की सुरक्षा और उनकी देखभाल का है जिनके माता पिता चले गए या जिनका कोई एक अर्निंग पेरेंट चला गया। एक लार्जर इशू है,
सिर्फ गोद लेने की बात नहीं है, उन बच्चों की सुरक्षा, उनका देखभाल और उन तक वो सब सेवाएं पहुंचे जो कि विभिन्न सरकारों ने अनाउंस की है, जिसमें कि पीएम केयर्स की भी योजना है, हर राज्य ने योजनाएं अनाउंस की है। तो लार्जर क्वेश्चन ये है कि वो जो बच्चे जिनको आवश्यकता है और जिनके लिए सब सरकारों ने बहुत से वो भी अनाउंस करे, किसी ने स्कॉलरशिप, जैसे महाराष्ट्र सरकार ने 5,000 का किया, यूपी के भी बात मैम, कर पर रहे थे कोर्ट ने तो इसी मसले को लेकर इंटरवीन किया ना कि असल में जो कुछ संगठन है जो इसका फायदा उठाने जा रहे हैं, मैं कह रही हूँ, मैं उसी खबर से तो ये सारी चीजें निकल के आ रही है। जो बाकी चीजें हम बात कर रहे हैं ज्योतिका जी, वो तो बहुत ज्योतिका जी जो हम बाकी बातें करते हैं वो तो बहुत आदर्श स्थिति हम गिनवाने लगते हैं। की बात ही नहीं है। अल्टीमेट एम है कि उस बच्चे का केयर एंड प्रोटेक्शन, उस बच्चे की देखभाल, उस बच्चे का रिहेबिलिटेशन, अल्टीमेट तो एम ये है ना। नहीं, तो तभी लार्जर प्रोस्पेक्टिव जब आप समझाती है मैम, तो वो उस प्रोस्पेक्टिव में असल में ये जो न्यूज पैक है जिस वजह से खबर है वो यही है ना कि कोविड के टाइम पे जो बच्चे अनाथ हो गए उनको लेकर मिसयूज किया जा रहा है। इसे हम कैसे छोड़ सकते हैं? इसे हम कैसे छोड़ दें मैम? अवैध गोद लेने के धंधे को हम कैसे कोर्ट ना करें? कोर्ट करना पड़ेगा मैम। कोर्ट करने की आप शब्दों का चेयर है, आप उन बच्चों के लिए बात कर रहे हैं। यहाँ पर जो लार्जर इशू है, जिस वजह से एप्लीकेशन लगती है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन की भी गाइडलाइंस अभी जून में आई है जी, और वो गाइडलाइन भी इंक्लूसिव है, जिसमें कि बच्चों के सेहत को लेके गाइडलाइन है, बच्चों की शिक्षा को लेके गाइडलाइन है, और ये ऑर्फन बच्चों के लेके गाइडलाइन, और सीसीआई में जो चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन से बच्चे हैं उनको लेके गाइडलाइंस है। और जो ऑर्फन बच्चों को लेके गाइडलाइंस है, बेसिकली एडॉप्शन कारा के द्वारा होना चाहिए, इसमें कोई डाउट नहीं है, ये बिल्कुल सेटल है। जो इन ऑर्फन बच्चों को लेके सारे तमाम सुरक्षा अनाउंस की गई हैं विभिन्न सरकारों के द्वारा, वो बच्चों तक पहुंचे, बच्चों का रिहेबिलिटेशन हो। बच्चों का तो इंटरेस्ट उसमें होता है ना। और जो इस प्रकार का गोरख धंधा कर रहे हैं उसको आपको पहले केस रजिस्टर करना होगा। ट्रैफिकिंग हो सकता है, पर उससे पहले उसकी जांच कर उसके ऊपर एफआईआर दर्ज करके उसका इन्वेस्टिगेशन करना पुलिस का काम। पर जो संगठन है जैसे राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, उसका यही एक लार्जर इशू रहता है, सुप्रीम कोर्ट का भी रहता है कि उन बच्चों का वेलफेयर हो जो बच्चे की जिनके माता पिता नहीं रहे या एक जो भी अर्निंग पेरेंट था वो नहीं रहा, तो कैसे उन तक वो सुविधाएं पहुंचे। और जिन परिवार व्यवस्था में वो रह रहे हैं, किनशिप केयर जिसको कहते हैं, उसमें सरकार की मदद के द्वारा जहां तक संभव हो सके बच्चे परिवार में रहे, उनकी देखभाल हो और उनके जो इंटरेस्ट है उनको प्रोटेक्ट किया जाए। ठीक है शोभा जी, असल में एक गोद लिए गए बच्चे के कानूनी हक क्या है मैम, और कैसे इनका उल्लंघन हो रहा है, जरा ये भी समझाइए मैम प्लीज। एक तो पहले जवाब दे दूं जो वेदभूषण जी साहब ने पूछा था कि अगर ऐसी कोई संस्थाएं हैं या इंडिविजुअल हैं जो कि इलीगली ऑपरेट हो रही है, देखिए कोई भी कारण के अलावा अगर ऑपरेट हो रहा है एडॉप्शन के लिए तो इलीगल है, इस बात पे क्लियर है, ठीक है, उसको अलग से इलीगल डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं है, वो एक्टिविटी इलीगल है। कोई भी अगर एडॉप्शन में इन्वॉल्व है अपार्ट फ्रॉम कैरा, उसको 3 साल तक की सजा हो सकती है, 1 लाख का जुर्माना। ये है सेक्शन 80 ऑफ क्रिमिनल जस्टिस एक्ट, राइट जी। उनके हक क्या है? ये कि उनके पढ़ाई लिखाई का ध्यान रखा जाएगा। मतलब होता क्या है कि एक बच्चा है जो कि अपने पेरेंट्स को लूज कर चुका है, तो उसकी इमीडिएटली पोर्टल में आना चाहिए, वो स्टेट की पोर्टल में भी आना चाहिए और सेंट्रल गवर्नमेंट के पोर्टल में भी आना चाहिए जो स्पेशली बनाया है इस पर्पस के। ये सारी इंफॉर्मेशन एक वंस वो बच्चा इनके लिस्ट में है तो वो CWC का काम आ जाता है, उसके बाद चाइल्ड वेलफेयर कमेटी का, तो एग्जामिन करना कि इसका स्टेटस क्या है, क्या उस बच्चे के पास ऑलरेडी फैमिली अवेलेबल है या उसको फैमिली केयर, प्रोटेक्शन, शेल्टर सब चाहिए। अब हो सकता है कि जब आप एग्जामिन करते हैं तो पता चलता है उस बच्चे के पास फैमिली है, कैन बी टेकन केयर ऑफ, तो मे बी वो उस बच्चे के लिए एक रिपोर्ट बन जाएगी कि इस बच्चे को फैमिली की जरूरत नहीं, फैमिली क्लेम कर सकती है कि देखिए हम अपने बच्चे का खुद ध्यान रखेंगे, हम उसको ऑर्फन की लिस्ट में नहीं लाना चाहते हैं, हम वी आर कैपेबल इनफ। पर जो नहीं है तो उसके बाद बच्चे को जब ये पता चल जाता है कि इस बच्चे के पास कोई केयर टेकिंग नहीं है तो वो डिक्लेयर करता है कि आप ये बच्चा इज अवेलेबल फॉर अडॉप्शन आइदर एज एन ऑर्फन और एज अ सरेंडर्ड चाइल्ड। सरेंडर्ड चाइल्ड भी हो सकता है, ऑर्फन नहीं है पर सरेंडर्ड चाइल्ड हो सकता है कि उसकी फैमिली ने गिव अप कर दिया है जी, या अबेंडेंड है।
उन किसी भी केस में वो बच्चा उस लिस्ट में चला जाता है जहां पर कि आप स्पेशली ऑथोराइज्ड एजेंसीज है फॉर अडॉप्शन, सारा हम बोलते हैं उसको, जैसे आरए, इनके लिस्ट में भेज सकते हैं आप उनको। नाउ द डिटेल इज विद देम। जो भी अब इंटरेस्टेड पेरेंट्स जब वो अप्लाई करेंगे उन एजेंसीज को, नाउ द चाइल्ड इज अवेलेबल फॉर अडॉप्शन बाय द पेरेंट्स बिकॉज अब उसकी लिस्ट और उसकी डिटेल्स हैं। बट जब तक बच्चा अडॉप्ट नहीं हो रहा है तब तक शेल्टर प्रोवाइड करना, किसी ना किसी चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूट, सीसीआई, उसका एजुकेशन का इंश्योर करना, कि न्यूट्रिशन को इंश्योर करना, उसके ग्रोथ को इंश्योर करना। बच्चा अगर अडॉप्शन में चला जाता है, पारा का सबसे बड़ा बेनिफिट आपके पास क्या है कि उसका पीरियोडिकल अपडेट्स आपके पास आएंगे कि बच्चे का ढंग से ध्यान रखा जा रहा है उन पेरेंट के द्वारा, तो एजुकेशन दी जा रही है। कहीं वो चाइल्ड लेबर को नहीं डाल दिया गया है, कहीं पेरेंट ने अडॉप्शन के नाम पे घर पे एज अ सर्वेंट नहीं कर रहे हैं, कहीं और तो सोल्ड नहीं किया है। देयर आर सेवरल इशू जो कि कारा की एजेंसी पास प्रोटेक्शन ऑफिसर्स होते हैं, डीसीपीयूज हैं, ये सब मिलकर उसको ध्यान रखते हैं, उसका अपडेट सबमिट करना एक प्रोसेस है जिससे कि आप एक कवच प्रोवाइड करते हैं प्रोटेक्शन को गवर्नमेंट। ठीक है रीता जी असल में केंद्र की तरफ से या राज्य सरकारों की तरफ से आपको क्या लगता है किस तरह की योजनाओं की जरूरत इस तरह के बच्चों को लेकर है जिनकी जरूरत के हिसाब से आगे कम से कम भविष्य में इस तरह की घटनाएं फिर से ना हो और बच्चे गलत हाथों में ना जाएं? घनश्याम जी की सबसे पहले जो भी हमारे स्टेक होल्डर्स हैं सभी को इस बारे में अवेयर होना बहुत जरूरी है कि एडॉप्शन जो है एक लीगल प्रोसेस है। किसी बच्चे को हम लोग इस तरह से नहीं दे सकते क्योंकि उस बच्चे के पूरे लीगल राइट से खत्म हो जाते हैं अगर वो इलीगल तरीके से उसको एडॉप्शन में दे दिया जाता है। दूसरी चीजें ये है कि हमें हॉस्पिटल में भी जिससे हमारे ये जो भी वार्ड्स हैं, चाइल्ड वार्ड्स हैं, या जो हमारे ये हॉस्पिटल के हमारे हॉस्पिटल्स हैं, उनकी अवेयर होना है कि कोई भी इस बच्चा है जो कि उनके हॉस्पिटल में बर्थ किया है, जिसके पेरेंट्स अपनी बेटी को डिस्क्लोज नहीं करना चाहते, ये जो है अच्छा होना चाहिए कि उन्हें किसको करना है, डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट को कॉल करना है, डब्ल्यूसी को करना है, हमारे पुलिस करना है। एटलीस्ट वो बच्चा वो प्रोसीजर में आ जाए और में या कहीं उस बच्चे का जो है एक एथोराइज या गवर्नमेंट जो है ये रिकॉग्नाइज्ड एजेंसी में वो पहुंच जाए जहाँ पे बच्चे का प्रोटेक्शन वगैरह हो सके। जो हमारी आशा वर्कर एक घर घर जो है वो लोग लोगों के साथ कॉन्टेक्ट करती हैं, उन लोगों के पास ये जानकारी हो कि किसी कोई भी अड़ोस पड़ोस में या कोई भी ऐसा घर जहाँ का बच्चा है उस बच्चे के लिए जानकारी में वो दे सके। और दूसरा हमें इस एडॉप्शन के साथ साथ जो फैमिली है, फैमिली जिनको बोलते हैं, पेरेंट्स के किसी भी बच्चे के पेरेंट्स जाती है तो जो एक्सटेंडेड फैमिली है तो भी हम लोग गाइड कर आप लोग उसको एज ए फिट में आप लोग उसको डेवलप कर सकते हैं। इसके लिए भी जो है वो बच्चे का जो है या जो मंथली वो बच्चा कहीं भी जो है गलत में न जाए, जो जैसे कि कि हम उसको कहीं सर्वेंट की तरह यूज ना कर, कहीं एज ए चाइल्ड यूज न कर पाए या किसी और है जो कि उसके अंदर हम बच्चे रोल होते थे। जी ठीक है मैम, तो बहुत महत्वपूर्ण बातें यहाँ सभी पैनलिस्ट बताते हुए दिखाई दे रहे हैं और हमारे साथ वेद भूषण जी भी हैं। वेद जी, असल में आमतौर पर गोद लेने का जो रैकेट होता है, जो जिस गोरख धंधे की आज हम बात कर रहे हैं, ये काम कैसे करता है सर? आपका अनुभव क्या कहता है? इस तरह के रैकेट से आप भी 2-4 हुए होंगे और देश विदेश से भी कई बार इनके तार जुड़े हुए होते हैं सर। ये जो फील्ड में स्थिति है और अभी हम चैनल पर जो बातें कर रहे हैं वो बुकिश बातें हैं, लॉ से संबंधित है, बिल्कुल कोर्ट कचहरी संबंधित है, परंतु आप ध्यान से देखें तो ये वो बच्चे हैं जो बिल्कुल लो पॉवर्टी लाइन है, गरीबी
रेखा के नीचे जो बच्चे जी रहे उनके उन बच्चों की हम लोग बात कर रहे हैं। तो इसके लिए जरूरी है कि जो स्टेक होल्डर, जिसमें पुलिस भी बहुत बड़ा एक स्टेक होल्डर है, वहां तक पुलिस तक वो FIR कैसे दर्ज की जाए जिससे कि कानून अपना एक्शन कर सके। सबसे बड़ी मजबूरी यही है। जैसे अभी आशा वर्कर का नाम लिया गया, ग्राम लेवल पर नाम लिया गया, बच्चे तो वहाँ पर है रिमोट एरियाज के अंदर है, दिल्ली, कलकत्ता, मद्रास, बड़े शहरों में कोई इस तरह की बहुत ज्यादा बराबर स्थिति नहीं है। स्थिति वहाँ ज्यादा खराब है जहाँ रिमोट एरियाज है, इंटीरियर के अंदर है, जहाँ पुलिस के लिए पहुंच पाना मुश्किल है। वहाँ जरूरत है सामाजिक जो ताना बाना है उसके तहत वो तमाम जानकारियां इकट्ठी हों, जानकारियां पुलिस तक पहुंचे, वहाँ के लोकल एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंचे, जिससे कि तमाम जो लॉज है उनके ऊपर एक्शन पुलिस ले सके, ट्रैफिकिंग को रोका जा सके, इलीगल एडॉप्शन पर रोक सके, जो कानून बने हुए हैं उनके तहत उन पर कार्रवाई की जा सके। परंतु वो सूचना वहां तक यदि पहुंच ही नहीं पाएगी तो हमारा सिस्टम फुल प्रूफ नहीं हो पाएगा और तमाम जो कानून है वो केवल किताबों तक रह जाएंगे या फाइलों तक दबके रह जाएंगे। जरूरत है उन तमाम कानूनों को फील्ड पर, मैदान के ऊपर कैसे इम्प्लीमेंट किए जाए। ये अपने आप में तमाम स्टेट गवर्नमेंट के लिए, सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है और इस चैलेंज को स्वीकार करना चाहिए। बच्चों की जिम्मेदारी फिर दोबारा बता रहा हूँ, हम सब की है, पूरे हिंदुस्तान की है। जितनी हमारी रीटा सिंह जी बैठी है, कालना मैडम बैठी हुई है, शोभा गुप्ता बैठी है, वेदभूषण है, हम सब की जिम्मेदारी है। इस जिम्मेदारी को बिल्कुल चैलेंज के रूप में लें। हमारे बच्चों का कोई मिसयूज ना हो, उनको कोई ट्रैफिकिंग ना करे, उनका जो लड़कियां, छोटी लड़कियां, उनका यौन शोषण ना हो, इसकी जिम्मेदारी हम तमाम की है और इसके लिए कोशिश की जानी चाहिए और दिल से कोशिश की जानी चाहिए। पेपर वर्क के लिए नहीं, दिल से यदि बच्चों की मदद करना चाहेंगे, पूरा देश यदि मदद करना चाहेगा तो ऐसे बच्चों की लिस्ट बनाई जा सकती है, उनको आइडेंटिफाई किया जा सकता है, तभी ये सारा प्रोसेस आके हो पाएगा। यदि वो जानकारी का अभाव रहा तो हम एक्शन भी नहीं ले पाएंगे, कोई सारे सिस्टम फेल हो जाएंगे। सबसे पहली चीज है इनके बारे में जानकारियां मुहैया की जाए, जुटाई जाए, छोटे ग्राउंड लेवल से जुटाई जाए, तभी इन पर एक्शन लिया जा सकता है और कार्रवाई होती है। ज्योतिका कालरा जी मेरे साथ हैं। ज्योतिका जी, अनाथ बच्चों को गोद लेने के लिए जो आमंत्रित किए जाने वाले विज्ञापन है वो भी हम कई सोशल साइट्स पे, कई पोर्टल्स पे देखते हैं। अगर इस प्रक्रिया में इतने सारे झंझावात हैं जिनको समझने की कोशिश करनी होगी और उनको बिना पूरा किए आप गोद नहीं ले सकते, तो इस तरह की एडवर्टीजमेंट किस तरह से पब्लिश हो जाती है मैम? देखिए, जो पब्लिश हो रहा है वो गलत हो सकता है, वो गैर कानूनी हो सकता है, वो अपराध की श्रेणी में आ सकता है, पर वो तभी होगा जब उसका संज्ञान लिया जाएगा। और जैसा मैंने आपको बताया शुरू में जी कि इतने मेरे अपने सर्कल में इतने ये ऐसे व्हाट्सएप ग्रुप्स में शेयर हो रहे थे कुछ, और लोग इसको बहुत एक दया भाव से कि हम तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं उसको शेयर कर रहे थे। तो अब जब तक जानकारी नहीं है कि, जैसे अभी शोभा ने भी बताया कि सेक्शन 85 कौन सा था कि जिसमें 3 साल तक की सजा का प्रावधान है, अगर कारा के अनुरूप एडॉप्शन नहीं होता तो अप टिल 3 years ऑफ इम्प्रिजनमेंट हो सकता है। सिमिलरली जो मैं सेक्शन 32-33 जुवेनाइल जस्टिस एक्ट की बात कर रही थी, उसमें भी अगर आपकी जानकारी में कोई ऐसा बच्चा आता है जो कि इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन है, जिसको संरक्षण की आवश्यकता है, और आप वो जानकारी कमेटी को नहीं देते हैं, चाइल्ड वेलफेयर कमेटी को नहीं देते हैं, तो वो भी स्वयं में एक अपराध है जिसमें कि 6 महीने की सजा का प्रावधान है। सजाओं का प्रावधान है, अपराध का प्रावधान है, परंतु उन पे कार्रवाई तभी होती है जब उसका संज्ञान लिया जाता है, जब पुलिस उसको कॉग्निजेंस लेती है। कॉग्निजेंस लेना मतलब कि FIR दर्ज करती है और उसके ऊपर कार्रवाई करती है। तो इसलिए जब तक जानकारी नहीं होती और जब तक इस चीज की जानकारी नहीं होती कि जो हम कर रहे हैं वो अपराध है, और किसी एक आधे केस में पुलिस संज्ञान लेके अगर FIR दर्ज कर लेती है, तो एक मैसेज अक्रॉस द बोर्ड जाता है जिनकी इंटेंशन गलत नहीं है। मैं ये कह रही हूँ कि दोनों प्रकार के लोग हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कि इस एडॉप्शन के नाम पर ट्रैफिकिंग करते हैं, बॉन्डेड लेबर है, चाइल्ड लेबर है, ऑर्गन ट्रैफिकिंग है, और कुछ ऐसे भी है जो कि अपने मतलब अच्छे प्रकार से कि हमें बच्चे के लिए एक परिवार ढूंढे, उस भावना से जो लगे हुए हैं। तो दोनों में हमें जानकारी दे के उसको रोकना, और जो अपराध की श्रेणी में आते हैं, जो एडॉप्शन के नाम पे ट्रैफिकिंग हो रही है या बॉन्डेड लेबर है, चाइल्ड लेबर है, ऑर्गन ट्रैफिकिंग है, उसमें सख्त कार्यवाही, ना केवल जुवेनाइल जस्टिस में FIR दर्ज हो, अपितु जो IPC के प्रावधान है जिनके अंदर FIR दर्ज हो सकती है अलग अलग ट्रैफिकिंग वगैरह की, उनके तहत FIR दर्ज होके उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। और
तारों को ढूंढना चाहिए, क्योंकि ये काम ऐसे छोटे मोटे 1 या 2-3 लोगों का नहीं है, पूरा नेक्सस होता है, पूरा एक मतलब एक ऑर्गेनाइज क्राइम है। तो उसके अंत तक जाना चाहिए। और उसमें जैसे आपने भी मेंशन किया था कि इनके तार जो है देश विदेश में भी जुड़े होते हैं, मतलब विदेशों से भी बच्चों को अडॉप्शन के नाम पे ट्रैफिकिंग होती है। तो उस पूरे मामले को तह तक जाकर उसका सभी अपराधों के अंतर्गत उसका। और ज्योतिका जी, जैसे आप कह रहे हैं कि कुछ लोग हो सकते हैं जिनकी नीयत खराब हो, लेकिन कुछ अच्छी नीयत वाले लोग भी हो सकते हैं जो बच्चों का भला चाह रहे हैं, तो मैम डिफरेंशिएट कैसे होगा? ये तो बड़ा चैलेंज हो जाएगा, ये तो बड़ा टास्क है। इसी को मैं आपको बता रही हूँ ना कि जब इसका, क्योंकि जुवेनाइल जस्टिस एक्ट ये कहता है कि अगर एडॉप्शन इस प्रोसीजर के तहत नहीं होगा तो ये भी अपराध है। सिर्फ इसमें मैं कह रही हूँ कि इसमें आपका ट्रैफिकिंग का एंगल नहीं भी है, बॉन्डेड लेबर का एंगल नहीं भी है, चाइल्ड लेबर का एंगल नहीं भी है, तो भी वो अपराध की श्रेणी में आता है। एडॉप्शन, अगर अडॉप्शन नहीं हुआ, अभी सिर्फ जो हम कह रहे हैं जो व्हाट्सएप मैसेजेस घूम रहे हैं वहां पे उनके जानकारी में आए हैं कि ये बच्चे नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन, तो उस स्टेज पर भी अपराध की 32, 33 जिसमें 6 महीने तक की सजा है। तो जैसे मैंने बताया था, अगर एक आधे केस में भी संज्ञान लिया जाता है और एफआईआर दर्ज होके एक मैसेज जाता है कि जैसे ही आपकी जानकारी में एक ऐसा बच्चा आता है जिसको देखने वाला कोई नहीं है, जो ऑर्फन है, अनाथ है, तो उसकी जानकारी आप इमीडिएटली चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के सामने लेके आइए, ना कि आप उसको व्हाट्सएप ग्रुप पे और यहाँ वहां उसके लिए आप कोई पेरेंट ढूंढना शुरू कर दो। तो वो भी एक अपराध है। एडॉप्शन हो जाता है तो एक अलग प्रकार का अपराध है, और एडॉप्शन के नाम पे अगर ट्रैफिकिंग होती है, अलग अलग चीजें अपराध होते हैं, तो उसके और भी गहन और भी गंभीर अपराधों की श्रेणी में आते हैं। तो इस तरह से कार्रवाई पुलिस द्वारा होगी, जानकारी डीएम के द्वारा बांटी जाएगी, समाज या एनजीओ के द्वारा, और तभी लोगों पे हम इस जो पूरी बुराई है इससे दूर कर सकते हैं, और बच्चों तक वो सारे बेनिफिट पहुंचने चाहिए, और बच्चों तक जिनके वो हकदार हैं, जो उनको सरकारों द्वारा, जो उनको जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में मिला है, जुवेनाइल जस्टिस फंड भी है, उनके अंतर्गत उनको सब कुछ मिलना चाहिए। ठीक है, शोभा जी भी हमारे साथ है। तो शोभा जी, असल में केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण की भूमिका इस पूरे प्रोसेस में कितनी इंपॉर्टेंट है मैम? तो थोड़ा एलिब्रेट करिए हमारे व्यूअर्स के लिए। आपने क्या बोला, ये कारा के बारे में बोल रहे हैं? यस मैम, केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है मैम? देखिए, पहले एक छोटा सा क्लैरिफिकेशन करती हूँ। ज्योतिका भी बता रही थी कि इरादा नेक है और नहीं है, तो ज्योतिका, इसमें सेक्शन 1880 में आइदर आपने अडॉप्शन कर दिया और आपने ऑफर किया चाइल्ड को। द लैंग्वेज इज इफ एनी पर्सन और ऑर्गेनाइजेशन ऑफर्स और गिव्स और रिसीव्स एनी ऑफर। तो अगर आप ऑफर भी कर रहे हैं वो अपराध में आ गया। ये क्लैरिफिकेशन जरूरी है, और ये तभी रुक सकता है जब कोर्ट ने बोला है कि आप इसके प्रोविजंस की वाइड पब्लिसिटी करिए। अनफॉर्चुनेट क्या है कि पब्लिसिटी नहीं है। इनके प्रोविजंस की, इसके डूज और डोंट्स की ब्रॉड पब्लिसिटी नॉट ओनली वंस, एक्ट की रिक्वायरमेंट सेक्शन 108 की रेगुलरली होनी है, रिपीटेडली होनी है जी। जैसे होता है ना कि आप मूवी हॉल में गए, कहते हैं सिगरेट मत पीजिए, हानिकारक है, या आप किसी और चीज के लिए पौधा होगा, ये स्वच्छ, ये सारी चीजें जो हम चाहते हैं होना चाहिए तो उसकी विज्ञापन करते हैं। इनके विज्ञापन आना जरूरी है इस वक्त, और ज्यादा ब्रॉडली आने इस वक्त, क्योंकि इंसिडेंट ज्यादा हो रहे हैं। और जहां तक आप कारा का सवाल है रजनी जी, उसमें कारा का रोल मेजर है, क्योंकि कारा भी अनफॉर्चुनेटली एडवर्टीजमेंट नहीं करता। ओके, देखिए, कारा क्रिएटेड जुवेनाइल जस्टिस एक्ट, कारा बना है सेक्शन 68 में, तो कारा भी उस प्रोविजन से जो मैंडेट करता है कि आपको पब्लिसिटी करनी है। मैंने कारा की वेबसाइट देखी, उसमें कहीं कोई डिटेल नहीं, बाकी सब कुछ है, विज्ञापन नहीं है। और एक मजेदार बात है, कहीं कोई एक और नंबर नहीं प्रोवाइडेड है, चाइल्ड लाइन या हेल्पलाइन 1098 चाइल्ड लाइन नंबर है, पर अडॉप्शन के लिए आपकी कंट्री में कोई नंबर फ्लोट नहीं हुआ है कि आप एक नंबर में, अगर एक पर्सन हूँ तो मैं उस एक नंबर को डायल करके इन्फॉर्म करूँ कि देखिए मैं अडॉप्ट करना चाहता हूँ बच्चा, आपके प्रोसीजर में शामिल कर लीजिए। अनलेस मैं इंटरनेट पर जाकर, आपकी वेबसाइट पे जाकर उस लिंक को एक्सप्लोर करूँ, अपने आप को फॉर्म भरूँ, तब तक मैं अडॉप्शन के शामिल नहीं हो रहा हूँ। कारा
जिम्मेदारियों में लैग कर रही है। आज आपको या हम पांचों में से, मैंने तो चली कारक वेबसाइट को पूरा ढंग से देख लिया, हम में से कितने लोगों को पता है कि यहाँ पर स्पेशलाइज्ड अडॉप्शन हैं जिनको उन पेरेंट को अडॉप्ट करने के ईमेल आईडी, फोन नंबर लिस्टेड है वहां पर। जी जी, तो एक जो मेजर प्रॉब्लम जिन जिन एजेंसी बनाया गया है, पे किया जा रहा है, वो लोग अपने काम कर रहे हैं पर विज्ञापन नहीं देते लोग। तो काम के साथ विज्ञापन की भी बड़ी दर। असल में अनाथ बच्चों को जो अवैध तरीके से हम गोद लेने की आज हम बात कर रहे हैं, इसमें कोर्ट ने कहा कि 2020 के बाद जो अनाथ बच्चे हुए हैं वो एनसीपीसीआर की वेबसाइट पे उनके आंकड़ों को अपडेट किया जाए। मैम, इसका प्रोसेस कैसा रहेगा? अगर जानकारी इस वक्त हमारे पास हो, आप बता पाएं, और फिर ये कितना व्यवहारिक दिखाई देता है, कितना बड़ा चैलेंज भी है असल में? इसलिए घनश्याम जी, जो एनसीपीसीआर की वेबसाइट पे जो डेटा जो है वो अपडेट करना है, हर एक स्टेट गवर्नमेंट को ये जो है लिंक किया गया है कि जितने भी इस तरह के डेटा अवेलेबल हैं, बीइंग ए चाइल्ड वेलफेयर कमिटी, मैंने भी अपने ये डेटा जो है अपडेट करके दिया है। और अभी डीएम ने कुछ इनिशिएटिव किए हैं, जैसे कि जितने भी स्टेक होल्डर हैं एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर, उन्होंने एक उनका जो ग्रुप बनाया है चाइल्ड प्रोटेक्शन ग्रुप, और उसके अंदर जो भी कहीं ना कहीं डेटा जो है डुप्लीकेशन भी हो रहा है। अगर वो मेरे पास है मैं भी उसको काउंट कर रही हूँ, अगर वो डीसीपीओ में जाता है वो भी काउंट कर रही है, एनसीपीसीआर में जा रहा है तो एक ही बच्चा 3 बार काउंट हो रहा है। तो एटलीस्ट एक फिल्टर हो कि एक डिस्ट्रिक्ट से कितने बच्चे जो हैं इस तरह के कैटेगरी में आ रही हैं, ये डेटा जो है ये गवर्नमेंट कंपाइल कर रही है डिस्ट्रिक्ट वाइज, और वो फिर जो है एनसीपीसीआर के वेबसाइट पे इसको अपडेट कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो एक डुप्लीकेशन रुकेगा और जो बच्चे हमारे इस सिस्टम में आएंगे तो उनको जो है उनकी लीगलिटी भी मेंटेन होगी, और कहीं ना कहीं जो उनके लिए एक अडॉप्शन का जो प्रोसेस है वो भी कंप्लीट किया। जी, वेदभूषण जी भी हमारे साथ हैं। वेद सर, असल में क्या गोद लेने के जो मौजूदा कानून हैं, जो मौजूदा लॉज हैं, वो बहुत कमजोर हैं और इन्हीं कमियों का फायदा उठा रहे हैं इस तरह के एनजीओज जो बच्चों को यहाँ से वहां ट्रांसफर करते हैं चंद पैसों के लिए? उपाध्याय जी, कानून में इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नॉट एन एक्सक्यूज। ओके, जो पर कानून की स्थिति है, जैसे अभी डिस्कशन हो रहा था जुवेनाइल जस्टिस एक्ट पर, जिसमें 6 महीने की सजा का प्रोविजन है या मामूली पेनल्टी का प्रोविजन है। जरूरत तो इस चीज की है कि सरकारें इस बारे में कोई ना कोई ऑर्डिनेंस लाए जिसमें कानून बेहतर बनाए जाए इन बच्चों की केयर के लिए, और उसमें इनको नॉन अवेलेबल बनाया जाए और इनमें पेनल्टी और कन्विक्शन का प्रोविजन ज्यादा हो, तभी हम सक्सेसफुल हो पाएंगे। और बर्डन ऑफ प्रूफ अक्यूज के ऊपर हो, ना कि प्रोसिक्यूशन के ऊपर। यदि हम सही दिल से आत्मा से काम करना चाहते हैं तो सरकारों को चाहिए कि तुरंत इसके बारे में कोई ऑर्डिनेंस लाए जिससे कि ये डेटरेंट बन सके। इतने कमजोर लॉज के साथ में इस तरह की जो एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हैं, चाहे वो इंटरनेशनल ट्रैफिकिंग हो रही है, ट्रैफिकिंग हो रही है या और तमाम इन्फ्लुएंशियल लोग इस सारे धंधे से जुड़े हुए हैं, यदि उनकी नाक में नकेल डालनी है तो इन कानूनों के लिए ऑर्डिनेंस लाना पड़ेगा, क्योंकि ये कानून इतने वीक हैं, इतने कमजोर हैं। इनमें बेल का प्रोविजन है, सालों साल प्रक्रिया चलेगी, एडवोकेट, कोर्ट, अदालत, तारीख पे तारीख। तो अब जरूरत है कि यदि हम एक्शन लेना चाहते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने अपना बिल्कुल एक क्लियर स्टैंड दिया है। अब सरकारों की जिम्मेदारी है कि तमाम सरकारें अपने स्टेट में वो अपनी जरूरत के हिसाब से ऑर्डिनेंस लाएं और इनको और डेटरेंट बनाए, जिससे कि एक मैसेज आए यदि इन बच्चों के साथ में आपने गलत तरीके से अपनाकर इनको अडॉप्ट किया या इनको कहीं बाहर भेजा तो आपकी शामत आ जाएगी, आपको सालों जेल में रहना पड़ेगा और प्रोसिक्यूशन को फेस करना पड़ेगा। ये वक्त की जरूरत है, इसके बिना हम बहुत कामयाबी की तरफ नहीं जा सकते। ये केवल फील्ड की बातें और बुकिश में रह जाएंगी, इसलिए एक्शन की जरूरत है और ये उम्मीद है के साथ सरकारें जरूर एक्शन लेगी इस बारे। शोभा जी, असल में विदेशियों द्वारा बच्चों को गोद लेने का कानून क्या है ये भी समझा दीजिए, और इसे क्यों कमजोर माना जाता रहा है? सुप्रीम कोर्ट के गोद लेने पर क्या दिशा निर्देश है? 1984 में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने लक्ष्मीकांत पांडे वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में जो दिशा निर्देश जारी किए थे, वो क्या आज के कॉन्टेक्स्ट में भी आपको प्रभावी दिखाई देते हैं मैम? वो जो आपने रेफरेंस दिया ना लक्ष्मीकांत के जजमेंट का जी, यही कल्मिनेट हुआ है लेटर ऑन इन कारा, और कारा में दोनों तरह से प्रोविजन है, जो इंडियन पेरेंट हैं और पेरेंट्स नॉट लिविंग इन इंडिया।
दोनों के लिए प्रोविजन है, दोनों के लिए प्रोसीजर डिटेल लेड डाउन और चेक्स एंड बैलेंस स्ट्रॉन्ग है। ऑनेस्टली अगर आप मेरे से पूछे, मुझे कारा के अडॉप्शन प्रोसेस में कोई कमी नहीं लगती है। ओके। पर वेद भूषण जी ये सही कह रहे हैं कि ये जो प्रोविजन है सजा का, वो शायद ज्यादा सख्त होना चाहिए। केवल 1 लाख का जुर्माना या 3 साल काफी नहीं है इस किस्म के अपराध के लिए, जो कि एक पूरे भविष्य को खराब कर सकता है। तो उसके लिए अगर इसको ज्यादा करते हैं, तो मैं रिपीट करूंगी, देखिए जब तक आप पब्लिसिटी नहीं करेंगे, लोगों को ये पता ही नहीं चलेगा कि मैं ये गलत कर रहा हूँ। ये कहना वाजिब है कि इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज, पर एट द सेम टाइम पब्लिक एट लार्ज को हम क्यों फेल हो रहे हैं इन्फॉर्म करने में। अगर हम ये लोगों को बताते हैं कि ये गलत है, आप ये ना करें, और रिपीटेडली बताएं, तो शायद हम कर पाएंगे, हमको अंदाजा नहीं। ठीक, तो किशोर न्याय कानून 2015 के साथ साथ असल में हमको प्रसारित भी करना होगा और प्रचारित भी करना होगा। बहुत शुक्रिया आप चारों का, आपने समय निकाला, अहम चर्चा में शामिल हुए और अहम बातें हमारे दर्शकों तक पहुंचाई। बहुत शुक्रिया आप सभी का। इसी के साथ लोकतंत्र पे आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे एक नए विषय के साथ। देखते रहिए APN।